ससुराल के पहली रसोई में 3 बहू की हरी भरी सब्जियां। शहर के सबसे आलीशान बंगले मल्होत्रा निवास में सुबह का समय है। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार नाश्ते के लिए बैठा है। जी सुनिए जी, अब घर में बहुत सन्नाटा रहने लगा है। आर्यन और ईशान 25 साल के हो गए हैं और कबीर भी 23 का हो गया है। घर में अब बहू बेटियों की पायल की आवाज आनी चाहिए। अरे भगवान, तुम तो बस यही रट लगाती हो जाएगी शादी, समय तो आने दो। हाँ समय तो आ गया है। आज के जमाने में अच्छी लड़कियां हाथ से निकल जाती है। मैं चाहती हूँ कि तीनों पोतों की शादी एक साथ हो। घर में रौनक रहेगी तो मन भी लगा रहेगा। माँ सही कह रही है। और फिर हमारा परिवार शहर का सबसे रसूखदार परिवार है। वैसे भी हमारे घर में परंपरा रही है कि शादी वहीं होगी जहाँ हम बड़े तय करेंगे। माँ, मैंने भी 2 बहुत अच्छे घरों में बात चलाई है। दोनों बहनें बहुत संस्कारी है। हमारे आर्यन और ईशान के लिए बिल्कुल सही रहेगी। और कबीर, उसका क्या? चलो सुमित्रा, इस हफ्ते हम तीनों के लिए रिश्ते फाइनल करेंगे। कबीर के लिए भी कोई ऐसी लड़की ढूंढो जो हमारे खानदान की मर्यादा समझ सके। कबीर के लिए भी मैंने देख लिया है। एक संभ्रांत परिवार की लड़की है, बिल्कुल हमारी पसंद की। तीनों भाई साथ में मंडप में बैठेंगे तो देखने वाला भी याद रखेगा। तभी कबीर सीढ़ियों से नीचे आता है। उसके चेहरे पर उदासी है। वो चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। शादी, और वो भी बिना मेरी मर्जी के। दादी को लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, पर मैं तो अमृता को प्यार करता हूँ। ये लोग कभी नहीं मानेंगे। अरे कबीर आ गया बेटा, तुझे पता है हम तेरी और तेरे भाइयों की शादी की बात कर रहे हैं। दादी, क्या ये सब जरूरी है? अभी तो मेरा करियर तो चलता रहेगा बेटा, पर घर बसाना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुझे बस तैयार रहना है। इस बार शादी मल्होत्रा खानदान की शान बनेगी। दादी, आप लोग ये क्या तय कर रहे हैं? बिना मुझसे पूछे मुझे तो अपनी जिंदगी का फैसला लेने का हक होना चाहिए ना। हक? हमारे खानदान में ये हक वाला शब्द मत लाना कबीर। यहाँ सब कुछ बड़ों की मर्जी से होता है और होगा। तू उसी से शादी करेगा जो हम चुनेंगे। कबीर गुस्से में अपनी थाली वहीं छोड़ देता है और बिना कुछ खाए अपने कमरे में चला जाता है। देखा, आज की पीढ़ी का संस्कार, जरा सा कुछ कहो तो बगावत पर उतर आते हैं। दादी, कबीर भैया बहुत दुखी हैं, आप उन्हें समझाइए ना। जो हमारे घर की परंपरा का सम्मान नहीं करता उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। शाम के समय सोफे पर सुमित्रा देवी, दिग्विजय और उनके बेटे बहुएं बैठे हैं। मेज पर नामी परिवारों की लड़कियों की तस्वीरें और बायोडेटा बिखरा पड़ा है। माँ जी, देखिए ये खन्ना परिवार की बेटियां हैं, रिया और किया। बड़ी सुंदर और संस्कारी हैं। आर्यन और ईशान के लिए तो एकदम परफेक्ट मैच है। हाँ, ये लड़कियां हमारे परिवार के हिसाब से ठीक है। आर्यन, ईशान, तुम दोनों क्या कहते हो? दादी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जिसे पसंद कर लें वही हमारी पसंद है। जी दादी, आप जो कहेंगी हम उसी से शादी कर लेंगे। हमें बस परिवार की खुशी देखनी है। घर वाले खुश हो जाते हैं, लेकिन कबीर पास वाली कुर्सी पर बैठा बेचैनी से अपना पैर हिला रहा है। और कबीर, तुम्हारे लिए भी हमने ये तीसरी फोटो देखी है बेटा। बहुत ही ऊंचे घराने की लड़की है, जरा देखो तो। दिग्विजय सिंह फोटो कबीर की ओर बढ़ाते हैं। कबीर बिना छुए ही उसे एक तरफ कर देता है। मुझे नहीं देखनी ये फोटो, मैं शादी नहीं करूंगा। क्या कहा तुमने? शादी नहीं करोगे? अरे इस घर में फैसले बच्चे नहीं बड़े लिया करते हैं। दादी, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसे मैं जानता तक नहीं। मैं अमृता से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा। तो ये बात है, हमारे घर की परंपरा तोड़ेगा तू? आज तक इस खानदान में किसी ने लव मैरिज करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ बहुएं वही बनती है जिसे हम चुनते हैं। तुम्हारे पिता ने भी अपने दादाजी की पसंद से शादी की थी। ये हमारे खानदान का संस्कार है। कबीर, ऐसी बेवकूफी मत कर। तू घर की इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है। उस लड़की के बारे में भूल जा। लेकिन माँ, प्यार करना कब से जुर्म हो गया? मैं अमृता के बिना खुश नहीं रह पाऊंगा। अपनी खुशी से पहले इस खानदान की इज्जत के बारे में सोचो। अगर तुझे इस घर में रहना है तो हमारी बात माननी होगी। लव मैरिज वाली बहू हमारे घर की दहलीज नहीं लांघेगी। कबीर को ये सब नहीं करना चाहिए था। घर में अब माहौल बहुत तनाव वाला हो गया है। हाँ, दादी बहुत जिद्दी हैं
अगर कबीर ने ज्यादा जिद की तो वो उसे घर से भी निकाल सकती हैं। सुमित्रा देवी वहां से उठकर अपनी अलमारी की तरफ चली जाती हैं और कुछ गहने निकालने लगती हैं। अगले कुछ दिन में घर में शादी की गहमा गहमी रहती है। आर्यन और ईशान की शादी पक्की हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कबीर अपने कमरे में जाकर अमृता को कॉल करता है। हे अमृता, घर में शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। दादी ने तो साफ कह दिया कि लव मैरिज वाली बहू इस घर में नहीं आएगी। तो क्या हम हमेशा के लिए अलग हो जाएं? कबीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता अमृता। घर वाले हमारी खुशी के लिए नहीं, अपनी शान के लिए जी रहे हैं। अब हमें खुद के लिए स्टैंड लेना ही होगा। कल जब भैया लोगों की शादी हो रही होगी, हम उसी दौरान मंदिर में शादी कर लेंगे। शादी के बाद? हम सीधे घर आएंगे। जब हम एक दूसरे के गले में वरमाला और मांग में सिंदूर सजाकर सबके सामने खड़े होंगे ना, तब उनके पास हमें स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। परंपरा को तोड़ना ही पड़ेगा अमृता। तुम बस कल सुबह मंदिर पहुंच जाना। कबीर फोन रखता है और खिड़की के पास जाकर बाहर की तरफ देखता है। माफ करना दादी, लेकिन मैं अपने प्यार की बलि नहीं दे सकता। अब जो भी होगा देखा जाएगा। अगले दिन एक तरफ आर्यन और ईशान की रिया और किया के साथ शादी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मंदिर में कबीर और अमृता सादगी से शादी कर लेते हैं। ढोल नगाड़ों के बीच रिया और किया का गृह प्रवेश होता है। तभी कबीर अपनी नई नवेली पत्नी अमृता के साथ घर की दहलीज पर आकर खड़ा हो जाता है और उसे देखकर, अरे बाप रे, देखो तो सही, 2 बेटों की शादी शाही हो रही है और ये लड़का देखो भगा के लड़की ले आया। कितनी बड़ी बदनामी है ये इस परिवार के लिए। अमीर घर की बहुओं के सामने ये बेचारी क्या टिकेंगी। लगता है कल ही इसे वापस अपने छोटे से घर में लौटना पड़ेगा। इज्जत तो मिट्टी में मिल गई। अब देखना कैसे ये लड़की घर में पैर रखते ही कलह का बीज बोएगी। अरे ये तो कबीर की पसंद है। अब भुगते ये घर वाले जब ये अपनी सादगी का तमाशा दिखाएगी। कबीर और अमृता को देखकर पड़ोसने कानाफूसी करने लगती हैं और उनकी बातें सुनकर सुमित्रा जी आग बबूला हो जाती हैं। ये क्या मजाक है कबीर? तुम कहाँ थे अभी तक? और ये माला, तुमने शादी कर ली? और कौन है ये लड़की जो तुम्हारे पीछे खड़ी है? दादी, ये अमृता है, मेरी पत्नी। और हाँ, हमने आज सुबह मंदिर में शादी कर ली है। बदतमीज, तूने हमारी नाक कटवा दी। मैंने तुझे मना किया था, फिर भी तूने ये कदम उठाया। ये लड़की हमारे घर में नहीं आएगी। मैंने इसे अपनी बहू मानने से साफ इनकार कर दिया है। कबीर, तूने ये क्या किया? मैंने कोई पाप नहीं किया है माँ, मैंने सिर्फ प्यार किया है। अमृता मेरी पत्नी है और अब ये घर मेरे साथ साथ अमृता का भी है। बदतमीज, बदजुबान, नालायक। एक तो तूने पूरे खानदान की नाक कटवा दी, ऊपर से जुबान लड़ाता है। निकल जा यहाँ से। सुमित्रा जी गुस्से में कबीर और अमृता को धक्का दे देती हैं। तभी दिग्विजय जी आगे आते हैं। सुमित्रा, अब जो होना था हो गया। शादी हो चुकी है ना, अब इसे हम बदल नहीं सकते। अगर हमने इन्हें बाहर निकाला तो समाज में और तमाशा होगा। माँ पिताजी सही कह रहे हैं, सब रिश्तेदार देख रहे हैं। अगर हम इन्हें अंदर नहीं आने देंगे तो लोग और भी बातें बनाएंगे। फिलहाल शादी हो चुकी है, अब इन्हें अपनाना ही पड़ेगा। हाँ माँ जी, अब तो शादी हो गई है, चलो अंदर चलते हैं। सब लोग देख रहे हैं, अभी तमाशा करना ठीक नहीं होगा। सुमित्रा देवी गहरी सांस लेती हैं और शांत होकर वहीं बैठ जाती हैं। ठीक है, ये अंदर तो आ रहे हो, लेकिन याद रखना मैं इसे अभी भी अपनी बहू नहीं मानती। ये इस घर में बस एक मेहमान की तरह रहेगी। हे दादी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अमृता भी इस घर की बहू है ना। चुप रहो। अगर इसे खुद को साबित करना है तो मेरी परीक्षा से गुजरना होगा। मैं परंपराओं के साथ कोई समझौता नहीं करूंगी। आर्यन और ईशान अपनी पत्नियों के साथ अंदर चले जाते हैं। कबीर अमृता का हाथ थामे धीरे से घर के अंदर कदम रखता है, लेकिन कोई भी सुमित्रा जी के डर से अमृता का गृह प्रवेश नहीं करवाता कि तभी, क्या मैंने यहाँ आकर गलती कर दी? सब मुझे इतनी नफरत भरी निगाहों से क्यों देख रहे हैं? अमृता तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ एक दिन तुम सबका दिल जीत लोगी। बस थोड़ा समय दो। चलो, रात बहुत हो गई है, आराम कर लेते हैं। सभी अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं और अगले दिन सुबह पूरा परिवार हॉल में मौजूद होता है। रिया और किया महंगी रेशमी साड़ियों में और अमृता साधारण सी एक साड़ी में होती है। माँ जी, आज बहुओं की पहली रसोई की रस्म है। सब इंतजार कर रहे हैं, क्या हम रस्म शुरू करें? नहीं सुनीता, मैं अपनी बहुओं की परीक्षा लिए बिना कोई रस्म नहीं होने दूंगी। ये घर कोई साधारण घर नहीं है। यहाँ की बागडोर संभालने के लिए बुद्धिमानी और मेहनत की जरूरत होती है। अरे दादी जी, आप क्या परीक्षा लेंगी? ये तो आजकल का दौर है, सब कुछ तो ऑनलाइन मंगवाया जा सकता है। रसोई तो नौकर संभाल लेते हैं।
बिल्कुल दादी जी, हम तो बहुत अच्छे खानदान से हैं। हमें ये सब छोटी मोटी चीजें करने की क्या जरूरत है? चुप रहो। तुम अपने मायके में क्या करते थे उससे मुझे मतलब नहीं। इस घर की बहू को जमीन से जुड़ना आना चाहिए। मैं खुद परीक्षा लूंगी और उसी बहू को घर की तिजोरी की चाबी सौंपूंगी, जो ये साबित करेगी कि वो घर को अच्छे से संभाल सकती है। दादी जी की बात मान लो, उन्हें पता है कि वो क्या कर रही हैं। देखो, ये कुछ सब्जियों के बीज और छोटे पौधे हैं। मेरे घर के पीछे जो खाली जमीन है वहाँ तुम तीनों को इन्हें बोना है और अगले 20 दिनों तक इनकी देखभाल करनी है। दादी अमृता की ओर मुड़ती हैं और उसे बीजों की एक थैली देती हैं। अमृता, तुम्हें भी कुछ बीज दे रही हूँ। तुम्हें ये सब उगाकर और उसकी देखभाल करके दिखाना है। दादी, मिट्टी में हाथ डालना ये तो मेरे मैनिक्योर के लिए बहुत बुरा होगा। क्या हम किसी और से ये नहीं करवा सकते? अगर तुम ये नहीं कर सकती तो तुम मेरे घर की बहू कहलाने के लायक नहीं हो। 20 दिन का समय है, जिसके पौधे पर सबसे पहले और अच्छी सब्जी आएंगी और जो अपनी मेहनत से मुझे ये साबित करेगी कि वो सबकी जिम्मेदारी संभाल सकती है, उसी को मैं इस घर की बहू मानूंगी। दादी जी, मुझे आपकी ये परीक्षा स्वीकार है। मैं पूरी ईमानदारी से अपने पौधों की देखभाल करूंगी। तो ठीक है, आज से ही तुम तीनों का काम शुरू होता है। पीछे बगीचे में जाओ और बीज बो। 20 दिन बाद मैं खुद देखूंगी कि मेरी कौन सी बहू असल में घर की लक्ष्मी बनने के काबिल है। अगर दादी ने मुझे मौका दिया है तो मुझे उनके लिए अच्छी खाद और समय पर पानी देना होगा। मैं इस मौके को किसी भी हालत में गवाऊंगी नहीं। याद रखना, पानी की मात्रा, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और तुम्हारी मेहनत ये तय करेगी कि किसके हाथ में घर की बागडोर जाएगी। और सुनो, मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि ये किस चीज के बीज है। ये तुम्हारी परख है कि तुम पौधों की जरूरत को कितना समझती हो। जिसके पौधे मर गए या जिसने लापरवाही की, उसे रस्मों में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होगा। सुमित्रा देवी ने तीनों बहुओं को बीज सौंपते हुए चुनौती दी। ये बीज ही तय करेंगे कि घर की लक्ष्मी कौन है। क्यारियों में पहुंचते ही रिया और किया काम से बचने के लिए बहाने ढूंढने लगी, जबकि अमृता ने बिना हिचकिचाए मिट्टी में हाथ डालकर उन्हें बड़े प्यार से रोपना शुरू कर दिया। देखो इसे कैसे मिट्टी में हाथ डाल रही हैं। लगता है वाकई से घास फूस उगाने का बहुत शौक है। रहने दो दीदी, हम तो बस 20 दिन की बात है, उसके बाद खुद ही इसे बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अमृता चुपचाप दादी के कहे अनुसार मिट्टी को खोदकर बहुत प्यार से बीजों को रोप देती है। वो मिट्टी की नमी चेक करती है और बीजों को इस तरह सेट करती है कि उन्हें सही धूप भी मिले। वहीं दूसरी तरफ रिया और किया भी अपना काम कर रही हैं। देखो किया, वो अमृता फिर से मिट्टी में लगी हुई है। कितनी गरीब सी लगती है, जैसे इसे कभी अच्छा खाना नसीब नहीं हुआ। बिल्कुल, हम तो बड़े घरों की हैं, हमें इन सब चीजों की क्या जरूरत। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। क्यारियों में अब पौधे हरे भरे हो गए थे और उन पर ताजी सब्जियां आने लगी थीं। आज दादी सुमित्रा देवी ने बागीचे का मुआयना किया ताकि वो अपनी बहुओं की मेहनत और ईमानदारी को परख सकें। समय पूरा हो गया, तीनों बहुएं यहाँ आओ। तुम्हारे पौधों पर फल और सब्जियां तैयार है। जाओ, उन्हें तोड़कर अपनी अपनी टोकरियों में लाओ। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। अमृता, रिया और किया अपनी अपनी क्यारियों की ओर बढ़ी। अमृता, तुम्हें मैंने विशेष रूप से पालक, लौकी और आलू के बीज दिए थे। आज तुम्हारी परीक्षा का असली दिन है। इन्हीं सब्जियों से तुम्हें घर के सबकी पसंद का खाना बनाना है। जी दादी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अमृता अपनी टोकरी में ताजा पालक, लौकी, आलू लेकर किचन में आती है, जबकि रिया और किया भिंडी, मेथी, शिमला मिर्च, परवल, सेंगरी लेकर आती हैं। याद रहे, आज बाहर से कोई सामान नहीं आएगा। जो इन पौधों पर उगा है उसी से सबका पेट भरना चाहिए। देखते हैं किसके हाथों में सलीका और स्वाद है। किचन में भिंडी, मसाला, शिमला मिर्च, मेथी, आलू और परवल जैसी कई सब्जियां बन रही हैं। रिया और किया जो आलीशान माहौल में पली बढ़ी हैं, उन्हें सब्जियां काटने में बहुत परेशानी हो रही है। कितना बोरिंग काम है। हम अमीर घर की बहुएं हैं या नौकरानियां। ये बूढ़ी दादी भी कितनी कंजूस है। बाजार से ताज़ी सब्जियां नहीं मंगवाई और हमें इस घास फूस को काटने में लगा दिया। दीदी, आज तो इस अमृता का खेल खत्म करना है। देखना आज ये सबके सामने कैसे बेइज्जत होती है। इसे इस घर से बाहर निकलवा कर ही दम लेंगे। एक तरफ रिया और किया परेशान थीं, तो वहीं अमृता चुपचाप अपने काम में जुट गई। उसने ताजा पालक धोई और उसे पीसने लगी। पालक से मैं गर्मा गर्म पालक के पराठे बनाऊंगी और आलू टमाटर की ताजी सब्जी के साथ परोस दूंगी। और ये जो लौकी है, इसका मैं लौकी का हलवा बनाऊंगी जो दादी को बहुत पसंद आएगा। अमृता ने बहुत सलीके से सिलबट्टे पर मसाले पीसे और कड़ाही में तड़का तैयार किया। वो पलटे को बड़ी सावधानी से धीरे धीरे से चला रही थी ताकि सब्जियां घुले नहीं। धीमी आंच पर पकती सब्जी की सौंधी खुशबू पूरे किचन में फैल गई थी।
किया जल्दी कर, इतनी देर तक कौन मसाला भूनता है। बस सब कुछ एक साथ डाल दें और तेज आंच कर दें, जल्दी पक जाएगा। रिया ने गैस की आंच इतनी तेज कर दी कि कड़ाही से धुआं उठने लगा। वो सब्जी काटने के लिए भी चॉपर का इस्तेमाल कर रही है, जिससे सब्जियां बहुत बारीक और घिस गई हैं। वहीं किया ने सब कुछ एक बार में कड़ाही में डाल दिया है। वो बस घड़ी देख रही है और बार बार मसालों को तेज आंच पर भूनने की कोशिश कर रही है। रिया, अगर हम मसालों को सही क्रम में नहीं डालेंगे तो स्वाद का संतुलन बिगड़ जाएगा। देखिए, मैंने पहले तड़का लगाया, फिर धीमी आंच पर सब्जियां पकाई, तभी इनका असली स्वाद निकल कर आएगा। अरे तुम अपनी चिंता करो, हमारा तरीका अलग है। हम स्मार्ट कुकिंग पढ़ रहे हैं, ये घंटों तक चूल्हे के सामने बैठना हमारे बस का नहीं है। अमृता ने अपने बागीचे की ताज़ा लौकी और आलू से स्वादिष्ट सब्जी और कुरकुरे पराठे तैयार किए। वो धीमी आंच पर लौकी का हलवा बना रही थी। साथ ही उसने एक नई डिश का प्रयोग किया। अपनी उगाई हुई सब्जियों के अर्क और दूध से बनी एक खास सब्जी वाली आइसक्रीम, और रिया और किया ने भी जल्दी जल्दी अपना खाना तैयार कर दिया है। वाह भाभी, आप तो वाकई जादूगर हैं। लौकी से हलवा और फिर इतनी तरह की वैरायटी। आपने तो पालक के पराठे भी बना दिए। नंदिनी, मेहनत का स्वाद हमेशा मीठा होता है। देखो, आज सबको घर के खेत का स्वाद चखाऊंगी। एक तरफ अमृता लौकी, पालक और आलू से अलग अलग डिश बनाती है, तो वहीं रिया और किया भी कई पकवान बना लेती हैं। तभी किचन में दादी का प्रवेश होता है। अरे वाह, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। लगता है आज सबने बहुत मेहनत की है। चलो बउओ, अब सब लोग अपना अपना खाना डाइनिंग टेबल पर सजा दो। अब फैसला होने का वक्त आ गया है। किचन से आ रही खुशबू पूरे घर में फैल गई है। डाइनिंग हॉल में सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तीनों बहुएं अपने बनाए हुए खाने की थालियां लेकर हॉल में आती हैं और अपना अपना खाना परोसती हैं। चलो, परीक्षा का अंतिम चरण शुरू होता है। परोसना शुरू करो। माँ जी, पहले मेरी बहू रिया और किया का खाना चखिए। देखिए तो सही, इसने कितनी मेहनत से ये परवल की सब्जी और सेंगरी बनाई है। इसके हाथ में तो जादू है, एकदम शाही स्वाद आएगा। आप एक बार चखेंगी तो बस तारीफ करती रह जाएंगी। अरे भाग्यवान, माँ को पहले चखने तो दो। तुम तो परोसने से पहले ही तारीफों के पुल बांध रही हो। हाँ, देखते हैं बहुओं के हाथ में वाकई जादू है या सिर्फ दिखावा। पूरा परिवार ठहाका मार कर हंसता है। सुमित्रा देवी पहले रिया की परवल की सब्जी का एक निवाला लेती हैं। जैसे ही वो उसे मुंह में डालती हैं, तुरंत उसे नैपकिन से बाहर निकाल देती हैं। अरे माँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या स्वाद अच्छा नहीं है? कुछ नहीं, बस रहने दो। वो पानी पीती हैं और चेहरा साफ करती हैं। सुमित्रा, क्या हुआ? नमक कम है या मिर्च ज्यादा? दादी बिना कुछ बोले फिर दूसरे बर्तन की ओर बढ़ती हैं, जो किया की बनाई हुई मेथी आलू की सब्जी है। वो उसे भी चखती हैं। इस बार भी वही हुआ। दादी का चेहरा बिगड़ गया और उन्होंने तुरंत मुंह से निवाला बाहर निकाल दिया। माँ जी, ये क्या हो रहा है? दोनों ही बहुओं का खाना इतना खराब क्यों है? रिया और किया एक दूसरे का मुंह ताकने लगती हैं। उनका चेहरा पीला पड़ गया है। दादी बिना कुछ कहे अब अमृता की थाली की तरफ बढ़ती हैं। अमृता हाथ जोड़कर खड़ी है। अब देखते हैं कि छोटी बहू ने अपनी परीक्षा में क्या किया है। अगर इसमें भी वही हाल हुआ तो आज इस घर में खाना कोई नहीं खाएगा। अमृता के हाथ कांप रहे हैं। दादी चम्मच से सब्जी और चटनी और थोड़ा सा पालक पराठा उठाती हैं। साक्षात अन्नपूर्णा है ये। इसके हाथों में तो वाकई जादू है। मैंने बरसों बाद इतना शुद्ध और पारंपरिक स्वाद चखा है। ये आलू टमाटर, ये चटनी, ये खड़े मसाले की खुशबू, बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा मेरी माँ के हाथों में हुआ करता था। और ये सिलबट्टे की चटनी, इसे चखे तो जमाना बीत गया। आज तुमने तो मेरा दिल जीत लिया अमृता। रिया और किया एक दूसरे को घबरा कर देखती हैं। आप हमें नहीं बता रही हैं कि हमारा खाना कैसा है? क्या हमारा खाना अमृता के खाने से बुरा है? रुक जाओ, पहले सब लोग को चख लेने दो, उसके बाद ही मैं बताऊंगी कि किसका खाना कैसा है। अब घर के बाकी सदस्य रिया और किया के बनाए खाने को चखते हैं। जैसे ही आर्यन अपनी पत्नी रिया की बनाई परवल की सब्जी का एक निवाला खाता है, वो तुरंत उसे थूक देता है। छी, ये क्या बनाया है रिया? इसमें तो जैसे नमक की पूरी बोरी खाली कर दी है तुमने। गला जल रहा है मेरा। क्या तुम्हें अंदाजा नहीं था कि कितना नमक डालना है? और ये क्या है? इसमें तो इतनी मिर्च है कि मेरा पूरा मुंह जल गया। किया, क्या तुमने सब्जी बनाई है या मिर्च का अचार? छी, रिया, ये क्या बनाया है? इसमें नमक डाला या पूरा नमक का डिब्बा ही खाली कर दिया है? ये तो खाया ही नहीं जा रहा। बेहद खराब। हमने तो बड़ी उम्मीद से चखा था, पर ये तो पूरी तरह से बर्बाद है। ये खाना बिल्कुल बेस्वाद और अजीब है। इसे कोई कैसे परोस सकता है?
रिया और किया पूरी तरह से बौखला जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनका खाना इतना खराब कैसे हुआ, जबकि उन्होंने तो सही बनाया था। वो अमृता को घूरने लगती हैं और अपनी गलती छिपाने के लिए उस पर इल्जाम मढ़ देती हैं। दादी, ये सब अमृता की चाल है। हमने बहुत अच्छा खाना बनाया था, लेकिन अमृता हमसे जलती है। जरूर इसी ने मौका पाकर हमारे खाने में नमक और मिर्च ज्यादा डाल दी, ताकि हम सबके सामने बेइज्जत हों। हाँ दादी, हमने तो अपनी मेहनत से बनाया था, पर इसके आने के बाद से ही घर में सब कुछ गलत हो रहा है। इसी ने हमारा खाना बिगाड़ा है। अमृता चुपचाप खड़ी, उसके आंखों में आंसू हैं। कबीर अपनी पत्नी को ऐसे बदनाम होता देख गुस्से में आगे बढ़ता है, लेकिन दादी सबको शांत रहने का इशारा करती हैं। रिया और किया के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। वो हैरान है कि उनका खाना इतना खराब कैसे हो गया। हमने तो नमक सही डाला था, ये इतना खारा कैसे हो गया? क्या अमृता ने कुछ किया है? मुझे तो लग रहा है कि शायद हमारा ही प्लान उल्टा पड़ गया। ये खाना इतना बुरा कैसे बन सकता है? जी दादी, हमें तो पहले ही शक था कि ये बाहर से आकर हमारे घर की खुशियाँ छीन लेगी। इसी ने हमारा खाना खराब किया है ताकि हम सबकी नजरों में घिर जाए। रिया दीदी, किया दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो आप लोगों की तरफ देखा भी नहीं, मैं तो बस अपनी मेहनत कर रही थी। अमृता ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम लोग अपनी गलतियों का इल्जाम उस पर मत डालो। माँ, अगर छोटी बहू ने वाकई में साजिश की है तो इसे घर में रहने का कोई हक नहीं है। बस बहुत हो गया। दिग्विजय, जरा वो फुटेज दिखाओ जो किचन में लगे कैमरे में कैद हुई है। दिग्विजय सिंह अपना टैबलेट निकालते हैं और वीडियो प्ले कर देते हैं। वीडियो में साफ दिखता है कि रिया और किया चोरी छिपे अमृता के खाना बनाने के दौरान उसकी गैस धीमी कर रही हैं और अमृता का खाना बिगाड़ने के लिए मसालों के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं। लेकिन अंत में उनकी अपनी ही साजिश के कारण उनका खाना खराब हो गया। देखो, ये तो दीदियाँ खुद ही अमृता भाभी के काम में रोड़े अटका रही थी। रिया और किया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो शर्म से सिर झुका लेती हैं। डाइनिंग हॉल में सन्नाटा छा जाता है। दादी की पैनी नजर उन पर जमी है। क्यों हैरान होना कि खाना इतना खराब कैसे हुआ? रसोई की पवित्रता का मजाक उड़ाओगी तो स्वाद भी सजा ही देगा। तुम दोनों ने अमृता का काम बिगाड़ने के लिए जो साजिशें रची थी वो किसी से छुपी नहीं है। रसोई में जो नमक का डिब्बा तुमने अमृता की सब्जी में खाली करने के लिए उठाया था वो मेरी आंखों से बच नहीं पाया। दादी की बात सुनकर डाइनिंग हॉल में सब हैरान हो जाते हैं। रिया और किया पूरी तरह से बौखलाई हुई हैं। अपनी हार सामने देखकर वो अब दादी की आंखों पर ही इल्जाम मढ़ने लगती हैं। नहीं दादी, ये सब झूठ है। आप हमें फंसा रही हैं। जरूर आपने हमारे पौधे खराब किए होंगे और आप ही ने हमारे पौधों को बदलकर ये सब किया है ताकि आप अमृता का पक्ष ले सके। बिल्कुल, ये बूढ़ी दादी जरूर अमृता से मिली हुई है। आपने ही तो साजिश रची है ताकि हम नीचे दिखे और ये घर की मालकिन बन जाए। अच्छा, तो अब तुम्हें मेरी आंखों पर भी शक है? तुम दोनों को लगता है कि मैं अपनी उम्र के इस पड़ाव पर आकर अपनी बहुओं के साथ खेल खेलूंगी? तो जरा मुझे ये बताओ कि जो बीज मैंने तुम दोनों को दिए थे उनमें क्या क्या उगा और तुमने उनकी देखभाल कैसे की? दादी जी, आपने मुझे पालक, लौकी और आलू के बीज दिए थे। मैंने वही बोए थे। साथ ही मैंने मेहनत करके थोड़ी जगह बनाई और उसमें धनिया, हरी मिर्च और पुदीना भी उगाया ताकि खाने में ताज़ा स्वाद आ सके। दादी जी, मैंने रोज सुबह उठकर पालक, लौकी और आलू के पौधों को पानी दिया। मैंने घर की बनी जैविक खाद का इस्तेमाल किया, तभी आज पालक इतना ताज़ा और लौकी इतनी मीठी हुई है। अब तुम दोनों बताओ, तुम्हारे पौधे का क्या हाल था? ये बताओ, तुम्हारे पौधे की देखभाल कैसे की? किस तरह की खाद डाली और उन पर आखिर उगा क्या है? दादी, हमने बस पानी डाला था और हमारे पौधे पर तो बहुत अच्छी भिंडी और शिमला मिर्च आई है। हाँ दादी, मेरे पौधे पर परवल और तुरई आई है। हमने बहुत मेहनत की थी। सुमित्रा देवी मुस्कुराती हैं। वाह, बड़ी अद्भुत बात है। पर समस्या ये है कि मैंने तो तुम दोनों को करेले और सेंगरी के बीज दिए थे, तो फिर तुम्हारे पौधे पर भिंडी, टिंडे, शिमला मिर्च और परवल कैसे उगाए? रिया और किया के चेहरे का रंग उड़ गया। वो सन्न रह गई। कमरे में सन्नाटा पसर गया। तुम दोनों को लगता है कि तुमने अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन सच हमेशा छिपा नहीं रहता। मैं बताती हूँ कि तुम दोनों ने असल में क्या किया है। 1 महीने पहले जब रात का अंधेरा घना था तब रिया और किया बागीचे की ओर दबे पांव बढ़ रही थीं। उन्होंने बाजार से महंगे तैयार पौधे खरीदे थे और उन्हें अपनी क्यारियों में गाड़ दिया था। दादी को क्या पता चलेगा? बस कल सुबह तक ये सब्जियां दिखने लगे, फिर हमारा काम हो जाएगा। हाँ, अमृता तो बेचारी मिट्टी में हाथ गंदे कर रही है। हम तो स्मार्ट तरीके से जीतेंगे। अगले दिन खाना बनाने के समय भी वो दोनों मेहनत करने के बजाय रसोई के पिछले दरवाजे से बाजार से सब्जियां मंगवाती हैं और उन्हीं सब्जियों को पकाकर थालियों में
बड़ी चालाकी से सजा देती हैं ताकि दादी को लगे कि ये उन्हीं के बागीचे की उपज है। वहीं दूसरी तरफ अमृता पसीना बहाते हुए सिलबट्टे पर मसाले पीस रही है, जबकि रिया और किया बस दिखावा कर रही हैं। परिवार के लोग दंग रह जाते हैं। रिया और किया नजरें झुका लेती हैं। अमृता ने सादगी और मेहनत चुनी, इसलिए उसके खाने में स्वाद था, और तुम दोनों ने दिखावा चुना, इसलिए तुम्हारी थाली में सिर्फ कड़वाहट और नमक मिर्च का ढेर है। तभी नंदिनी आगे आती है। हाँ रिया भाभी, दादी सच कह रही है, मैंने खुद देखा था। आप रोज रात को चुपके से बगीचे के पौधे बदलती थी। पहली रसोई वाले दिन भी मैंने आप दोनों को बाजार से आई सब्जियों की टोकरी अंदर लाते हुए देखा था। सब कुछ आपकी ही साजिशें थी। रिया और किया के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उनकी बोलती बंद हो जाती है। अब बोलो, मेरी पोती भी झूठ बोल रही है? तुम्हारे पास तो ऑनलाइन ऑर्डर का रिकॉर्ड भी होगा, अगर मैं मंगाऊं तो? दोनों बड़ी बहुएं पसीने पसीने हो जाती हैं। वो चुपचाप अपना सिर झुकाकर कोने में खड़ी हो जाती हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी जलन की आग जल रही है। चल मान लिया कि पौधे हमने बदले, लेकिन ये तो पता कि हमारा खाना खराब कैसे हुआ। हमने तो नमक सही डाला था। जरूर इस अमृता ने ही हमारा खाना खराब किया है। ये दादी के सामने भोली बनकर दिखा रही है, असल में यही सबसे बड़ी खिलाड़ी है। दीदी आप सही कह रही हो, अमृता ने जानबूझकर हमारे खाने में कुछ मिलाया है। ये साजिश का खेल तो इसी ने शुरू किया है, हम तो बस पकड़े गए, लेकिन असली चाल तो इसी की है। वो दोनों अमृता को नफरत भरी नजरों से देखती हैं। अमृता ये सब देख रही होती है कि तभी दादी उनकी बातें सुन लेती हैं कि तभी अब बड़बड़ाना बंद करो, जो हुआ वो तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम अमृता का खाना बिगाड़ने रसोई में गई थी, पर मैंने सब देख लिया था। मैंने चुपके से दोनों कड़ाही बदल दी थी। तुम जो नमक मिर्च अमृता की सब्जी में डाल रही थी, वो तुम्हारी अपनी सब्जी में गिर गया। तुमने अपनी बेईमानी से खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। रिया और किया एकदम से हैरान रह जाती हैं। उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। क्या माँ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारी बहू ऐसी हो ही नहीं सकती है। दोनों सासें आपस में बहस करने लगती हैं। तभी अमृता आगे आती है, उसके हाथ में फोन है। दादी मैंने तो बस अपनी रेसिपी रिकॉर्ड करने के लिए किचन में फोन रखा था। उसमें पूरी घटना कैद हो गई है कि कैसे बाहर से सब्जी आई और तैयारी के दौरान वो नमक का डिब्बा गिर गया। मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था। वीडियो में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। रिया और किया की सारी पोल खुल जाती है। अब किसी को कोई शक? तुम दोनों ने न केवल झूठ बोला, बल्कि इस घर के संस्कारों को भी कलंकित किया है। घर संभालने के लिए सिर्फ पैसा और रसूख काफी नहीं होता, उसके लिए मेहनत और ईमानदारी चाहिए होती है। तुम दोनों इस घर की बागडोर संभालने के बिल्कुल लायक नहीं हो। सब चौंक जाते हैं। रिया और किया का झूठ सबके सामने आ चुका है। सुमित्रा देवी अपनी दोनों बहुएं सुनीता और सुषमा की तरफ देखती हैं। देखा तुमने, छोटी बहू ने कैसे अपनी मेहनत से कैरियों को समृद्ध बनाया, और तुम्हारी बहुएं, इन्होंने न सिर्फ झूठ बोला बल्कि चोरी छिपे बाजार से सब्जियां लाकर मुझे धोखा देने की कोशिश की। ये लोग सच में मेरी मेहनत और इस घर के संस्कारों को नहीं, बल्कि अपनी साजिशों को आगे बढ़ाना चाहती है। सुनीता शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लेती है। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हमें लगा कि अमृता लव मैरिज करके आई है तो शायद वो हमारे रसूख की नहीं है। हमें लगा वो घर तोड़ देगी, इसलिए हमने। घर वो नहीं तोड़ेगी जो प्यार से जुड़ी है, घर वो तोड़ेगी जो नफरत और जलन की आग में जलती है। अमृता ने साबित कर दिया है कि वो न सिर्फ इस घर के संस्कारों को जानती है, बल्कि उसे बढ़ाना भी जानती है। सुमित्रा देवी अमृता के पास जाती हैं और उसके सिर पर हाथ रखती हैं और अपनी कमर से बंधे पुराने चाबियों के गुच्छे को निकालती हैं। आज से इस घर की तिजोरी की चाबियां और पूरे घर की जिम्मेदारी अमृता के पास रहेगी। वो इस घर की असली लक्ष्मी है, क्योंकि उसने मिट्टी में पसीना बहाकर इस परिवार का सम्मान बढ़ाया है। अमृता की आंखों में खुशी के आंसू हैं। वो झुककर दादी के पैर छूती है। अमृता के हाथ में घर की चाबियां देखकर रिया और किया का अहंकार पूरी तरह टूट चुका है। उन्हें अपनी की गई साजिशों पर ग्लानि हो रही है। दादी ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूं। अमृता झुककर दादी के चरण स्पर्श करती है। दादी उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हैं। रिया और किया धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। उनके पैर कांप रहे हैं। अमृता हमें माफ कर दो, हमने तुमसे जलन में आकर जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। हमने तुम्हारी मेहनत को खराब करने की कोशिश की, लेकिन तुमने तो अपनी अच्छाई से हमारा भी आईना हमें दिखा दिया। सच में अमृता, आज तुम्हारी जीत हुई और हमारी हार। हमने चाहा था कि तुम्हें नीचे दिखाए, लेकिन आज हम खुद अपनी नजरों में गिर गए हैं। क्या तुम कभी हमें माफ कर पाओगी? पूरे हॉल में सन्नाटा है। सब अमृता की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। दीदी माफी मत मांगिए, हम सब एक परिवार हैं। छोटी मोटी गलतफहमियां तो होती रहती है,
चलिए पुरानी बातें भूलकर नई शुरुआत करते हैं और मिलकर इस घर को और बेहतर बनाते हैं। मैंने पहले ही कहा था, अमृता का दिल बहुत बड़ा है। आज उसने सिर्फ खाना ही नहीं बनाया, बल्कि आज उसने हम सबको जोड़ दिया है। सुनीता, जो अभी तक अपनी बहुओं की गलतियों पर मौन थी, वो भी आगे आकर अमृता को गले लगा लेती है। आज मैंने देख लिया, असली अन्नपूर्णा वही है जो पेट नहीं बल्कि मन भी भर सके। आज इस घर में सिर्फ खाना ही नहीं पका है, बल्कि आज यहाँ प्रेम का बीज फिर से अंकुरित हुआ है। नंदिनी खुशी से ताली बजाती है और पूरा परिवार एक साथ हो जाता है। अमृता की सादगी और उसकी सहनशीलता ने पूरे मल्होत्रा हाउस को बदल दिया है।